नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की वीडियो में कर सकें। आज की वीडियोस जो हैं दोस्तों, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है केमिस्ट्री का, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा आज की वीडियो देख करके। तो दोस्तों, सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, और जुड़ जाइए सभी के सभी। आज अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, क्या बोलता है आपको वो पहला जो सवाल है आपका, वो बोल रहा है कि दो पदार्थों को अलग करने की प्रभावी क्रिस्टलन विधि, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड में से किसके अंतर पर आधारित है। यानी कि दो पदार्थों को अलग करने की फ्रैक्शनल क्रिस्टलन विधि किसके अंतर पर आधारित है इनमें। ऑप्शन नंबर ए है घनत्व यानी कि डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पशीलता यानी इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी है क्रिस्टलीय आकार, और ऑप्शन डी है विलेयता। विलेयता मतलब सोल्युबिलिटी। तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विलेयता यानी कि सोल्युबिलिटी। क्या आ जाएगा? सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी। ठीक है जी। होता क्या है एक्चुअल में, जब हम दो अलग अलग सब्सटेंस को अलग करते हैं तो उनकी सोल्युबिलिटी के ऊपर बात आती है। जैसे कोई भी क्रिस्टल होते हैं, आपने देखा होगा जो चीनी बनती है, चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, चीनी है, नमक है, इनके क्रिस्टल होते हैं। तो सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, जो कम सोल्यूबल है पहले उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, और जो फिर बाद में उसके दूसरे के क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। शेयर करते रहिए साथ साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं हमें आज भी। वीडियो का टारगेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का टारगेट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग होने पर क्या प्राप्त होता है। तत्व बोलते हैं एलिमेंट्स। तो कहता है जी, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल करके एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं। देखो, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट बनेंगे, जैसे मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये निश्चित अनुपात में बनेंगे तो आपने देखा होगा CO2 भी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। तो ये आपके क्या है दोस्तों, कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड, यौगिक बोलते हैं जिनको। क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा तत्व कभी भी एक निश्चित अनुपात में मिले दोस्तों, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको यौगिक यानी कंपाउंड बनते हैं। ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये जो समांगी मिश्रण है और विसमांगी, इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मिक्सचर बोलते हैं दोस्तों। मिक्सचर का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ अलग अलग किसी भी डिफरेंट रेशो में मिलें, डिफरेंट रेशो में जब मिलते हैं, ठीक है, बट उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो समांगी और विसमांगी, तो इसका आंसर आ जाएगा यौगिक। बहुत बढ़िया, शाबाश। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। शाबाश, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार है, किस आधार पर अनुपात मिलता है इनका। जो जल होता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन। शाबाश, बताइए बताइए, शाबाश, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो देखते हैं। जो जल है आपको पता है कि H2O है। H2O में दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का सभी को पता है एक होता है, और ऑक्सीजन का होता है दोस्तों 16। तो 2 और 16 का मतलब हो गया 1:8, यानी कितना आ जाएगा? 1:8। इसका उत्तर आ जाएगा 1:8। चलिए भाई, आगे समझ में, 1:8। ठीक है। जो वीडियो की PDF है दोस्तों, ये जब मैं आपको क्वेश्चन कई सारे इकट्ठे करा लूँगा, यानी 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे जब हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, जब मैं आपको दे दूंगा सारे। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है। जिस प्रकार एग्जांपल देखिए एक बार, आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि H2O2 में यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्या होगा। तो क्या होगा? हाइड्रोजन 2 हैं और 2 ही क्या है? ऑक्सीजन है। 2 से तो 2 काट दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में होता है 1:16, 1:16। ठीक है। तो इसका तो आंसर कितना आ जाएगा? 1:8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाबाश, बताइए। इनमें से कौन सा जो द्रव है वो धातु है, यानी कि लिक्विड मेटल पूछिए। लिक्विड मेटल आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी भाई। लिक्विड मेटल कौन सी, आप सभी को अच्छे से पता है लिक्विड मेटल कौन सी है, बताओ। शाबाश। तो मरकरी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मरकरी आंसर आ जाएगा। जो ब्रोमीन है ना, वो लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड नॉन मेटल, अधातु। ठीक है।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आसान क्वेश्चन है उनको फटाफट करेंगे और जो अच्छे क्वेश्चनों को समझेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इनमें से कौन सी उपधातु है? उपधातु यानी कि मेटेलॉइड, मेटेलॉइड जिसके अंदर मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या। देखो, बोरोन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, ठीक है, एस बी, एंटीमनी का सिंबल होता है एस बी, और टेलुरियम होता है। तो कई सारे हैं जैसे, ठीक है। तो बोरोन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, तो क्या आ जाएगा इसमें से? आर्सेनिक आ जाएगा, ठीक है। ये उपधातु है, मेटेलॉइड बोलते हैं इनको, ठीक है जी। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर करते रहिए एक बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक मतलब कंपाउंड। मैंने आपको बताया था कंपाउंड क्या होते हैं, जब ये दो या दो से ज़्यादा, जब दो या दो से ज़्यादा जो तत्व हैं, एलिमेंट्स, वो एक फिक्स्ड रेशियो में मिले, ठीक है। तो टूथपेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी, चीनी देखो, चीनी क्या होती है? C12 H22 O11, एक फिक्स रेशियो है ना, तो ये आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? चीनी आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? एलिमेंट का मतलब होता है जो प्योर स्टेट में मिलते हैं। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो प्योर स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। तो कौन सा तत्व नहीं है? देखो, एल्यूमिनियम तत्व है, मरकरी तत्व है, सोडियम तत्व है, जो कांसा है वो क्या है? एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है, ये मिश्रण है। कांसा एक क्या है? मिश्रण है। किस किस का? तांबे का और जिंक का। कांसा किसका है? कांसा यानी ब्रोंज। कांसा किसका है? कांसे को क्या बोलते हैं? कांस्य पदक बोलते हैं ना, ब्रोंज। कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज, ठीक है जी। चलिए भाई आगे देखते हैं। पेपर में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? शाबाश, बताइए मिश्रण क्या है? इनमें से मिश्रण बताइए, शाबाश। मिश्रण क्या है? देखो, तांबा तो एक धातु है, जस्ता एक धातु है, जिंक है, तांबा कॉपर हो गया, सोना Au हो गया, तो ये तो तत्व हो गए। तो पीतल जो बताया था ना मैंने, पीतल वो क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल क्या है दोस्तों? आपकी मिश्र धातु है, ठीक है जी। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु, तो मिश्रण हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से वायु क्या है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में आते हैं, बहुत बार गलत होते हैं। हम बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते, बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये हमारे हमेशा दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं दोस्तों, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से वायु क्या है? देखो, वायु क्या एक्चुअल में दोस्तों? एक मिश्रण है, आपको पता ही है। वायु के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैस होती हैं वायु के अंदर, पता है ना आपको। ये मिश्रण है, कोई भी फिक्स रेशो नहीं है इनका। मतलब कहने का मतलब कोई भी एक फॉर्मूला नहीं बनता इनका आपस में, तो मिश्रण हो जाएगा ये, ठीक है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस में केवल दो तत्व उपस्थित है? केवल दो एलिमेंट है, ठीक है जी। शाबाश, बताइए इसका आंसर, 10वें का आंसर, केवल दो तत्व उपस्थित है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। तो क्या आंसर आ जाएगा? राइट, जल। जल का मतलब होता है H2O, सिर्फ दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चीनी के अंदर क्या है? चीनी के अंदर है C12 H22 O11, ठीक है, चीनी का ये होता है। और कॉफ़ी और चाय क्या है? ये मिश्रण हो गए, मिश्रण है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत होते हैं भाई, छोटे छोटे। कच्ची चीनी को विरंजित, विरंजित मतलब उसका ब्लीच करने के लिए, ब्लीच यानी कि उसका जो रंग है वो हटाने के लिए, जो चीनी होती है ना, कच्ची चीनी पीले पीले रंग की होती है, तो कौन सा कोयला प्रयोग करते हैं? बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बार सुना है, शाबाश, बताइए, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर C, D गलत है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा इसका A, लकड़ी का कोयला। किसका कोयला यूज़ करते हैं? लकड़ी का कोयला। परंतु जो अपने विदेशों में क्या करते हैं, उसमें हड्डियों का इस्तेमाल भी करते हैं, विदेशों में हड्डियों का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है जी। तो लकड़ी का कोयला आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर वैसे हड्डी दे रखा होता ना, हड्डी, तो इसका आंसर हड्डी आता भाई, क्योंकि हड्डियों के अंदर से क्रिस्टलाइजेशन करके चीनी को उसका रंग साफ किया जाता है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा लकड़ी का कोयला। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर बताइए। शाबाश, जर्मन सिल्वर, लास्ट वीडियो में भी करा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर होता है दोस्तों, कितने प्रतिशत होता है? 0%। शाबाश, कितने प्रतिशत होता है? 0%। भाई कॉपी निकाल के सीधे क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर लिखो, क्वेश्चन आंसर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं अपने आप डिटेल में बता दूंगा आपको, ठीक है। जर्मन सिल्वर किसका
जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? देखो चांदी तो इसमें होती नहीं, 0%। तो क्या क्या होता है दोस्तों बताइए? शाबाश शाबाश, जिंक कॉपर और निकिल, जिंक कॉपर और निकिल होता है भाई, ठीक है। जिंक कॉपर और निकिल होता है इसमें। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। शाबाश, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, अक्सर गलत कर देते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बिना। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु, देखो धातु पूछे दोस्तों समझना, मेटल पूछे, एलिमेंट पूछे, अलग अलग है भाई। मेटल पूछे और एलिमेंट पूछे दोनों में अंतर है। अगर धातु पूछे तो दोस्तों एल्यूमिनियम, धातु पूछे तो एल्यूमिनियम, और एलिमेंट पूछे तो दोस्तों ऑक्सीजन, एलिमेंट पूछे तो ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार गलती करते हैं बच्चे। अगर कोई भी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में धातु पूछे तो किसको बताना है? एल्यूमिनियम को। और एलिमेंट पूछे तो क्या बताना है? ऑक्सीजन। लगभग लगभग 46.8% के आसपास मिलती है, ठीक है, लगभग 46%। और देखो 46% ही नाइट्रोजन मिलती है यूरिया में, 46% ही नाइट्रोजन किस में होती है? यूरिया में लगभग, ठीक है। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन कार्बाइड किस कार्य में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन कार्बाइड किस कार्य में प्रयुक्त होता है? फटाफट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। सिलिकॉन कार्बाइड होता है SiC, एक प्रकार का बहुत ज़्यादा कठोर सब्सटेंस है ये, हीरे की तरह, हीरे की तरह, ये हीरे की तरह, हीरे जैसे, हीरे की तरह। तो दोस्तों ये कटिंग में इस्तेमाल होता है, कटिंग में, जिस प्रकार हीरे का इस्तेमाल करते हैं ना कटिंग में, तो इसका भी किस में करते हैं? बहुत कठिन पदार्थों को काटने में। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है जी, सिलिकॉन कार्बाइड SiC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। साइंस की सीरीज चली हुई है दोस्तों, हमारा टारगेट है कम से कम, ज़्यादा नहीं, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं मेरे को, आपको पेपर से पहले 500 से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मोनोजाइट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोनोजाइट बताया था। मोनोजाइट किसका? थोरियम का। मोनोजाइट किसका? थोरियम का, ठीक है। तो पिंच ब्लेंड जो होता है ना, पिंच ब्लेंड वो किसका होता है? रेडियम का। पिंच ब्लेंड किसका होता है? रेडियम का। और येलो केक किसका होता है? यूरेनियम का। येलो केक किसका होता है दोस्तों? यूरेनियम का। येलो केक यूरेनियम का, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। निम्न में से कौन सा पदार्थ अंतरिक्ष खोज विमान में रक्षात्मक खिड़कियां बनाने में प्रयुक्त होता है? यानी कि जो अंतरिक्ष की खोज में जाते हैं विमान, उनकी खिड़कियां बहुत मजबूत बनाने के लिए एक कौन सा इनमें से प्रयोग होता है? बताओ शाबाश, कौन सा प्रयोग होता है अंतरिक्ष के अंदर? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हीरा। वहाँ पे हीरे का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कठोर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है। देखो टंगस्टन जो है हम बल्ब में यूज़ करते हैं, बल्बों में, ठीक है, पर हम वहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं? हीरे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट किस में यूज़ होता है भाई? बल्ब। और टंगस्टन का जो सिंबल है क्या, याद रखना, W होता है भाई, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। सीसा क्या होता है? सिंदूर में क्या होता है? सीसा, Pb, ठीक है जी। इस्पात क्या होता है? स्टील, क्या होता है? स्टील, ठीक है। लगभग लगभग 1.5% कार्बन होता है इसमें, लगभग लगभग स्टील में क्या होता है? 1.5% कार्बन होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन बताओ। शाबाश, ये क्वेश्चन बताओ, अब आए हैं क्वेश्चन ज़बरदस्त। ये क्वेश्चन बता दो भाई आप, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बताओ भाई, ये क्वेश्चन बताओ, शाबाश। 10 आयतन H2O2 की मोलरता क्या है? H2O2 आपको पता है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है दोस्तों, घाव साफ करने के लिए यूज करते हैं डॉक्टर H2O2 को। तो 10 आयतन H2O2 की मोलरता क्या? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HSSC डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ के ये भी नहीं कहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तुक्का लगाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर पढ़ के जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। 10 की जगह 20 कर देगा, 20 की जगह 30, क्योंकि 11th क्लास की NCERT के अंदर मोल कंसेप्ट चैप्टर जो है ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, सुनिए ध्यान से, सुनिए इस क्वेश्चन को भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा आप। देखो एक फॉर्मूला होता है H2O2 के लिए स्पेशल। देखो H2O2 के लिए फॉर्मूला है, जो आयतन होता है H2O2 का, गिवन आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, डायरेक्ट फॉर्मूला बना रखा है। मोलरता को बोलते हैं मोलरिटी, मोलरता को क्या बोलते हैं? मोलरिटी, मोलरता गुणा में 11.2, सीधा फॉर्मूला है भाई ये।
ठीक है 11.2। अब ये पूरा एक्सप्लेन तो मैं देखो इस वीडियो में तो कर नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि अब आपका नज़दीक एग्ज़ाम है, कभी बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर एग्ज़ाम के बाद। तो जो कभी भी H2O2 से रिलेटेड आए तो आयतन इज इक्वल टू मोलरता गुणा में 11.2, मोलरता गुणा 11.2 दोस्तों, ये पूरा परफेक्ट क्वेश्चन करके आंसर आया। ठीक है, अब आयतन कितना दे रखा है 10, और निकालने क्या मोलरता, मोलरता निकालने के लिए क्या करेंगे हम 11/2 से भाग कर देंगे। अब एक पॉइंट के नाम की एक जीरो लगा दी ऊपर। जब इसको सोल्व करेंगे ना दोस्तों, 4 से काटेंगे किससे, तो लगभग लगभग उत्तर ही आ जाएगा आपका। ठीक है 0.89 मोलर। याद रखना भाई इस फॉर्मूले को, आयतन इज इक्वल टू मोलरता गुणा में 11.2, आयतन इज इक्वल टू मोलरता गुणा में 11.2। ठीक है जी, ये ध्यान रखना आप हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा इसका लगभग से काटोगे तो देखो 25/28, 25/28 तो सोल्व करोगे तो 0.89। ठीक है, इतना आ जाएगा, याद रखना। 10 आयतन H2O2 की मोलरता का फॉर्मूला क्या है, आयतन इज इक्वल टू मोलरता गुणा 11.2। डायरेक्ट ये डेरिवेशन है भाई बहुत बड़ा, उससे निकालना है। ठीक है, चलिए वे अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शेयर करते रहिए सेशन को। ठीक है, बहुत जल्दी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे, अभी आने वाले हैं आपके सामने, सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने ये क्वेश्चन देखो HSSC में ऐसे ही क्वेश्चन एक आध आ जाता है ना, तो हमारे अक्सर गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा समझ के जाइए, वीडियो को अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए, देखो ड्यूट्रोमीथेन, अब नई चीज़ आई है ना। ड्यूट्रोमीथेन बनाने के लिए D2O निम्नलिखित में से किस यौगिक से अभिक्रिया करता है। देखो आपने सुना होगा मीथेन, मीथेन को बायोगैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी, तो सेम मीथेन की बहन है ड्यूट्रोमीथेन, H की जगह D आ जाएगा, CD4। ठीक है, तो कह रहा है ड्यूट्रोमीथेन बनाने के लिए D2O जो हैवी वाटर होता है ना, आपको पता है D2O हैवी वाटर, जिसका हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को रोकने के लिए, न्यूट्रॉन्स की गति को रोकने के लिए आपको पता है ना हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कह रहा है कि ड्यूट्रोमीथेन बनाना है, CD4 बनाना है, तो इनमें से किसके साथ रिएक्शन करेगा D2O। तो दोस्तों याद रखिए Al4C3, यानी कि एल्यूमिनियम का कार्बाइड होता है, कैल्शियम का कार्बाइड जो इससे रिएक्शन नहीं कर पाता ये। ठीक है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एल्यूमिनियम का जो कार्बाइड है Al4C3, यानी कि Al4C3 से जब आपका D2O रिएक्शन करेगा ना दोस्तों, तो आपके पास जो है CD4 मिल जाएगा आपको, इसको बोलते हैं ड्यूट्रोमीथेन। तो क्या आ जाएगा Al4C3। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, 12th के अंदर से क्वेश्चन है ये सारे के सारे। क्या कहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सबसे पहले तो पता होना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, क्या होता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, K2Cr2O7 प्लस अम्लीय मोर लवण, अम्लीय मोर लवण, मोर साल्ट पता है ना आपको क्या होता है, मोर साल्ट सभी को पता है, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो कहता है कि जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो प्रति मोल डाइक्रोमेट के लिए मोर लवण के कितने मोल की आवश्यकता होती है, यानी कि इसका एक अगर ये हो तो ये कितने ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, एक्चुअल में ये पूरा एक कंसेप्ट है भाई। देखो मोर साल्ट जो होता है ना, मैं आपको इतना बता देता हूँ, आपको तरीका बताता हूँ इनमें। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट में ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप चीज़ों को पकड़िए। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप Cr2O7 इसको देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, मोहर साल्ट में आप Fe2+ देखिए, मोहर साल्ट किसका, लोहे का होता है ना। जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है भाई आपका, ठीक है, ये बनाता है Cr3+। क्या बनाता है Cr3+, और आयरन भी किस में हो जाएगा Fe3+ में। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आप इसका आंसर वही लगा के आना। ठीक है, तो क्रोमियम 2 है तो सबसे पहले 2 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जब हम इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे एक क्रोमियम पे प्लस का 6 चार्ज है, तो जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 रिएक्शन करने के बाद 6 और 6, तो एक इसके लिए तो कितने बंदों की ज़रूरत पड़ रही है, 6 बंदों की ज़रूरत पड़ रही है। तो डायरेक्ट भी याद रखना है कि एक पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए जो मोहर साल्ट है उसके कितने मोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक के लिए कितने की पड़ेगी भाई, 6 मोल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं बाद में डिटेल में करा दूंगा। ठीक है, डिटेल में बता दूंगा मैं आपको ये इसकी पूरी रिएक्शन। ठीक है जी, तो अभी याद रखना कितने की, 6 मोल की ज़रूरत पड़ेगी। कितने मोल की ज़रूरत पड़ने वाली है, 6 मोल की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। ठीक है जी,
देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा 20वां सवाल क्या कहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले हुए हैं दोस्तों ये सारे के सारे। अगला सवाल कहता है क्षारीय माध्यम में यानी कि बेसिक मीडियम में 1 मोल पोटेशियम आयोडाइड द्वारा अपचित यानी कि रिड्यूसिंग KMnO4 के मोलों की संख्या कितनी है। देखो KMnO4 है ना, एक बहुत बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? बहुत बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, याद रखना इस बात को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये कहता है कि 1 मोल KI भाई कितने KMnO4 मोलों की ज़रूरत पड़ेगी इसको क्षारीय माध्यम में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखो हमारे पास है KI, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन क्या करते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं KMnO4 से, किससे करते हैं? KMnO4 से, ठीक है जी। तो जो ये हमें पहले तो सबसे पहले आपको पता है भाई क्या देता है हमें। सबसे पहले तो इस बात का याद रखना है भाई, जो KI है ना वो तो बन जाता है बेसिक मीडियम में KiO3 में, ठीक है जी। और जो KMnO4 है ना वो आपका कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में, ठीक है। ये चीज़ है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जो KI है वो किस में चेंज हुआ? KiO3 में। अब अगर मैं बात करता हूँ KI, तो KI में आयोडीन के ऊपर है -1 का चार्ज, -1 का, क्योंकि पोटेशियम पे +1 होता है ना, तो इसमें होता है। अब ये चेंज हुआ KiO3 में, इसमें इस पे चार्ज हो जाएगा +5। कितना हो जाएगा? +5 चार्ज हो जाएगा इसमें। कितना हो जाएगा? +5 चार्ज हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। प्लस में देखो यहाँ से तो 1 से जब 5 में गया, 1 से जब 5 में गया तो कितने की बढ़ोतरी हुई? देखो देखो दोस्तों, 6 की बढ़ोतरी हुई। कितने की बढ़ोतरी हुई? 6 की, यानी कि 6 बढ़ा है ये, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ KMnO4 में याद रखना मैग्नीज जो होता है +7 में होता है। +7 से +4 में गया, +7 से +4 में गया तो 3 का नुकसान हो गया। देखो यहाँ 6 और यहाँ 3 है, यहाँ 6 यहाँ 3 है। इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ भी 2 से गुणा होगी तो फिर इसकी जगह पे यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी। सिंपल बैलेंसिंग का फंडा है दोस्तों, सिंपल बैलेंसिंग का फंडा है, वो ही नोट करना। देखो पोटेशियम आयोडाइड जो था वो KiO3 में चला गया। आयोडीन जो था -1 से +5 में गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। पोटेशियम पर मैग्नेट था, +7 से, दोबारा देख लो, ठीक है, +7 से +4 में गया तो 3 का नुकसान हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ 6 और यहाँ 3 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। जब यहाँ 2 से होगा तो यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी इस प्रकार से। इतना ही ध्यान रखना है। तो इसने क्या कहा भाई, KiO का कितना? 1 मोल, तो इसका एक ही है ना यहाँ, 1 मोल कितने चाहिए भैया? देखो 2, तो 1 मोल कितने की जरूरत पड़ेगी KMnO4 की? 2 की। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके मेरी जो बातें मैंने बोली इनको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। KMnO4 पे कितना चार्ज होता है? +7। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, मेरी कहने वाली जो बात है समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ना KMnO4, ये MnO2 +7 से +4 में, यानी कि जब जाएगा तो इसकी जो ये किस में जाएगा? ये बेसिक क्षारीय माध्यम में। यही बात याद रखना, डायरेक्ट पेपर में आएगा कि अक्षारीय माध्यम में KMnO4 जो है उसकी मोलैरिटी कितनी होती है, उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट। तो देखो 7 से कितने में गया? 4 में, तो मोलर वेट बटे में कितना अंतर आया? 7 से 4 में 3 का, तो M/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? M/3, ठीक है। और अगर यही बात एसिडिक में होती, यही बात अगर एसिडिक में होती तो KMnO4 जो है ना, KMnO4 वो जाता है Mn2 पॉजिटिव में। कितने जाता है? Mn2 पॉजिटिव में। +7 से कितने में गया? +2 में। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाता है दोस्तों? M/में 7 में से 2 गया कितना? 5, तो M/5। ये भी बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई ऐसे क्वेश्चन है ना आपके किसी ने नहीं कराए होंगे अभी तक मेरे हिसाब से, देखो, ठीक है। HSSC में खासकर किसी ने नहीं कराए होंगे, आपको नहीं कराए होंगे, ठीक है। और तो देखो बहुत सारे टीचर्स कराते हैं आपको, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे के सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो एक बार ये देखिए अगला क्वेश्चन, बताइए अगले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? शाबाश, बताइए बताइए दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। KBF4 में बोरोन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बताइए। KBF4 पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। बोरोन का पूछा तो कितना मान लिया? X। फ्लोरीन कितने हमारे पास? 4। एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। पूरे पे कितना चार्ज है? 0, ठीक है। कभी भी ऐसे कुछ पूछे, देखो पहले इसको क्वेश्चन को सुन लो फिर मैं बता दूंगा थोड़ा सा।
पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं, जीरो। पोटेशियम पे कितना, एक। बोरोन का कितना मान लिया, एक्स। फ्लोरीन कितने हैं, चार। गुणा में माइनस एक इज इक्वल टू जीरो। सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपको तीन नज़र आएगी। कितनी नज़र आएगी, तीन नज़र आएगी, प्लस का तीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। देखो ऑक्सीजन पे अगर O2 की स्टेट में, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, जीरो। अगर ऑक्साइड है, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस का दो। अगर पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है ऑक्सीजन में, यानी पर ऑक्साइड ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है, माइनस का वन। और अगर सुपर ऑक्साइड है भाई, सुपर है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का हाफ। याद रखना इस बात को। अगर ऑक्सीजन खाली है तो कितना चार्ज होगा ऑक्सीजन पे, जीरो। ऑक्साइड है तो माइनस का दो चार्ज होता है ऑक्सीजन में। पर ऑक्साइड है तो माइनस का वन, और सुपर ऑक्साइड है तो माइनस का हाफ। ये भी याद रखना आपने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई ये सारे के सारे। वो कह रहा है एक मोल सल्फाइट आयन के अम्लीय विलयन में अभिक्रिया करने के लिए KMnO4 के कितने मोल की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना भाई, सारे के सारे बच्चे लाइव कर दो, सेशन को शेयर कर दो भाई, सेशन को शेयर कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 12th क्लास से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन। देखो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको इसको डायरेक्ट करने का तरीका। देखो KMnO4 दे रखा है आपको, KMnO4 दे रखा है। ठीक है, सल्फाइट आयन जो होता है, सल्फाइट आयन का मतलब होता है SO3 2 नेगेटिव। ठीक है जी, SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। ठीक है जी, SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, SO3 2 नेगेटिव। ठीक है भाई, अब ये क्या कह रहा है, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, हाइड्रोजन ले लिया हमने, H आयन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अब क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट, मैंने पीछे ही बताया था, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो Mn जो होता है +2 स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, जो ये सल्फाइट है ना, सल्फाइट, तो सल्फाइट का क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। सल्फेट आयन SO4 सल्फेट होते हैं, SO3 सल्फाइट। ठीक है, वही बैलेंस करनी है रिएक्शन। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बात छोटी सी। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में क्या बताया था कि पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, मैग्नीज पे प्लस का 7। 7 से जब 2 में आएगा तो कितने का, 5 का। ठीक है, SO3 2 नेगेटिव में जो सल्फेट होता है भाई, सल्फर होता है, इस पर प्लस का 4 होता है और इस पर प्लस का 6 होता है। ठीक है, इस पर प्लस का 4 होता है और इस पर प्लस का 6 होता है। ठीक है, 4 से 6 में कितना आया, 2। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इनका 2 आया है ना, तो 2 की तो गुणा यहाँ, 5 यहाँ आया तो 5 की गुणा यहाँ। हो गया क्वेश्चन सोल्व, बस यही क्वेश्चन है। कह रहा है SO3 सल्फाइट के कितने चाहिए, तो सल्फाइट के कितने चाहिए, इसके आगे 5 है ना, इसके आगे कितना, 2। अगर 5 इसके नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/5। देखो 5 बंदों के लिए कितने बंदे चाहिए, 2। एक बंदे के लिए कितने चाहिए, 2/5। वही सेम। ठीक है, वही सेम चीज़ है। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा बता देता हूँ। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है, जब ये सल्फाइट के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, तो मैग्नीज जो होता है +2 में चला जाता है और सल्फर जो सल्फाइट है वो सल्फेट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 7 होता है, प्लस का 2, +7 से +2 में आएगा तो यहाँ 5 का नुकसान हुआ, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया। यहाँ सल्फर +4 से +6 में आता है, सल्फेट पे +6। 4 से जब 6 में आया तो 2 का फ़ायदा। ये 2 और 5 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये 2 इसकी वजह से आया तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ और 5 की यहाँ। ठीक है, तो 5 बंदे, कितने बंदों की ज़रूरत है, 5 के लिए 2 की, तो 1 के लिए कितने की ज़रूरत हो जाएगी, 2/5 की। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक है, 2/5। तो इसके जितने भी है ना, ये लगभग इनका उत्तर 2/5 ही होता है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, शाबाश। इसका उत्तर फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट का मतलब होता है फेरस, फेरस का मतलब +2। आयरन पे जब +2 चार्ज होता है तो फेरस, और +3 होता है तो फेरिक। दोबारा देखिए, KMnO4 में मैंने सिंपल मैग्नीज पकड़ लिया, Mn पे कितना चार्ज है, +7। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो मैग्नीज है कितने में चेंज हो जाता है, +2 में, और जो फेरस है वो किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक में। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, 7 से 2 में गया कितने का, 5 का। ठीक है, 7 से कितने में गया, 5 का। ठीक है, अच्छा फेरस ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट के अंदर एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पे C2O4 होता है, कितना होता है, C2O4। ठीक है,
C2O4। तो यहाँ कार्बन कितने, देखो दो, दो की वजह से चेंज है सारा का सारा, ये दो की वजह से चेंज है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए दो की आवश्यकता पड़ेगी, तो दो यहाँ आ जाएगा और 5 इसके आगे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्जेलेट होता है दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड, उसमें C2O4 होता है, C2O4, C2 कार्बन कितने, दो है ना यहाँ। तो उस हिसाब से कार्बन को बैलेंस करने के लिए दो है, तो यहाँ दो चला जाएगा, यहाँ दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 से 3 में कितना, एक, और यहाँ कितने, दो, एक दूनी दो, तो दो यहाँ, 5 यहाँ, तो वही इसका कितना उत्तर आ जाएगा, 2/5। क्योंकि 5 बंदे, 2 बंदों की ज़रूरत है, तो एक के लिए कितनी हो जाएगी, 2/5 की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दोस्तों, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ मैं आपको, पहले तो सुनिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है भाई। इसके अंदर जो ये बंदे होते हैं इनको लीजेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीजेंड बोलते हैं, लीजेंड, ठीक है। ये बंदे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये है कार्बोनिल, CO, कार्बोनिल। इस कार्बोनिल पे कितना चार्ज होता है, कार्बोनिल पे चार्ज होता है दोस्तों 0। इस पे कितना चार्ज होता है, 0। कोबाल्ट का निकालना, कोबाल्ट का मान लिया X। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 1, ठीक है। तो प्लस का 1 पोटेशियम पे, कोबाल्ट का हमने X मान लिया। ये 4 हैं, इन पे मैंने क्या बताया, कार्बोनिल है ये, CO, इस पे पूरे पे 0, और पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है, 0। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो X की वैल्यू -1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -1। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा कौन सा हैलोजन अम्ल सर्वश्रेष्ठ अपचयक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में भाई, और हमें पता भी नहीं लगता, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पता भी नहीं लगता हमें। बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट सुन लो, अपचयक कौन से होते हैं। अपचयक होते हैं जो अपने आप को घटाते हैं, अपचयक होते हैं जो अपने आप को घटाते हैं, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को घटाते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा कब, जब ज़्यादा होगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, जब ही तो घटेगा, ठीक है। तो मुझे इसमें बताइए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। मुझे इसमें बताइए, मुझे आप इसमें बताइए भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, इन सभी में सबसे बड़े साइज़ का कौन है, ये सबसे बड़े साइज़ का कौन है, ये, ठीक है। तो ये ही सबसे पहले अपने आप को घटाने की कोशिश करेगा, यानी कि इसमें बदल देगा, I2 में बदल देगा। सबसे पहले किस में बदलेगा, I2 में। यानी कि सबसे श्रेष्ठ अपचयक कौन सा हो जाएगा इसमें से, हाइड्रोजन आयोडाइड। याद रखिए सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा इनमें, HI। सबसे पहले ये अपने आप को I2 में कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, I2 में कन्वर्ट करेगा सबसे पहले, ठीक है जी। अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं F2Cl2 Br2I2, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, उपचयक की, उपचयक, तो सबसे बेस्ट उपचयक तो F2 है, उपचयक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, HI। याद रखिए दोनों क्वेश्चन को भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शाबाश। अगला क्वेश्चन है, मुंह का pH मान कितना होने पर दांतों का श्रेय प्राप्त हो जाता है। बताइए शाबाश, बताइए। वीडियो को शेयर करते रहो दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये। मुंह का pH मान कितना होने पर दांतों का श्रेय, यानी दांत खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सभी को पता है pH मान जब मुंह का 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो क्या होता है, आपका दांत जो हैं वो आपके अक्षय होने लग जाता है। दांतों का इनेमल जो है, इनेमल सबसे हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। किससे बना होता है दोस्तों, ये कैल्शियम फॉस्फेट से, Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है भाई आपका, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि जिसके पीछे वाटर ऐसे डॉट करके लिखा होता है ना, जब भी वाटर डॉट करके लिखा होता है तो उसको क्रिस्टलाइन का जल कहते हैं। तो देखिए लवण के एक सूत्र में, लवण यानी कोई भी साल्ट के एक सूत्र में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ, देखो Na2SO4.10H2O, ये ग्लोबल साल्ट है। कौन सा साल्ट है ये, ग्लोबल साल्ट है ये, ठीक है। वाशिंग सोडा नहीं है, कभी वाशिंग सोडा बोल दो,
ग्लोबल साल्ट है ये, ठीक है। तो ये जिस तरह वाटर के इस प्रकार से अणु लिखे हैं तो इनको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल किसने दिया था भाई? सबसे पहले तो सोरेनसन ने बताया था इसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में सोरेनसन। तो विलियन किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को माप करने के लिए एक पैमाना है ये। विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए एक पैमाना होता है पीएच स्केल। किसने दिया था? सोरेनसन ने, ठीक है। पीएच स्केल के अंदर क्या होते हैं? 0 से लेकर के और 14 तक डिजिट लिखी होती हैं, 7 बीच में होता है। जितना 0 की तरफ आएंगे उतना एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होगा, और जितना 14 की तरफ जाएंगे उतना बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि भस्म, बेसिक करैक्टर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखो भाई क्या बोल रहा है ये। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको ये, डाइल्यूशन की प्रक्रिया। तनुकरण का मतलब होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना, यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिला देना। डाइल्यूट करना, पानी मिलाना, डाइल्यूट करना यानी कि पानी मिलाना, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा ये अपना। डाइल्यूशन क्या होता है? जल में जब हम अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो उसमें कमी आ जाती है। किसकी? वाटर की कंसंट्रेशन, यानी कि उसके आयंस की कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है। पानी में जब एसिड या अम्ल, एसिड मतलब H+ और अक्षार मतलब OH-, तो इन चीज़ों की कमी आ जाती है उसमें, तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेटेड मतलब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, अगर इनकी कमी आ जाए तो डाइल्यूशन, और अगर ये बढ़ जाए तो कंसंट्रेशन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, अपचयन और उपचयन हो, यानी कि उपचयन और अपचयन हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अपचयन क्या होता है? यानी कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का कम होना। 2-3 तरीके हैं, देखो। एक तो डेफिनेशन होगी ये, रिडक्शन का मतलब होता है जब हाइड्रोजन को जोड़ दें या ऑक्सीजन को निकाल दें, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें। इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन तो है इलेक्ट्रॉन का गेन करना, अब ऑप्शन में कहीं इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं है। दूसरा है या तो हाइड्रोजन को जोड़ लो या ऑक्सीजन को निकाल लो। तो इसमें वही ऑप्शन दे रखा है कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो? ह्रास हो, ठीक है। या तो ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का जुड़ाव हो, ठीक है, उसको अपचयन। और अगर इसका उल्टा पूछें, उपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ना हो। उपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ना हो और हाइड्रोजन का घटाना हो, या इलेक्ट्रॉन का किसमें लॉस हो, ठीक है। ये भी डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं? जिसमें ऊर्जा की ज़रूरत, ऊष्माक्षेपी यानी कि एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषित और ऊष्माक्षेपी, ठीक है। इसको यार मेरे को इंग्लिश में नहीं, इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं या एक्सो, देख लो, ठीक है। एक्सो में तो हीट रिलीज होगी और एंडो में हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें ये शेपी जो है ये एंडोथर्मिक है। एंडो मतलब जिसके अंदर टूटते भी हैं और जिसमें टूटने में एनर्जी की अवशोषित होती है, यानी कि ज़रूरत पड़ती है, तो 1 और 2 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ऊष्माक्षेपी एंडोथर्मिक, और जो निकलती है इसमें उसमें एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं भाई, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है, संयोजन मतलब जुड़ा, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं अभिकारक को, ठीक है। मिलकर उत्पाद बनाते हैं उनको संयोजन का मतलब है 1 + 1 मिलकर 2, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। सेल शब्द का लैटिन अर्थ है, सेल शब्द का लैटिन अर्थ क्या है? सेल शब्द का लैटिन अर्थ क्या है दोस्तों? सेल शब्द का लैटिन अर्थ है भाई आपका, बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं इसमें डाउट है मुझे। सेल मतलब होता है अपने आप में एक इकाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। डाउट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरे के चमकने का क्या कारण है। हीरे के चमकने का क्या कारण है भाई, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हीरे के चमकने का कारण क्या है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई इसका। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की वैल्यू कितनी होती है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, 2.45। और जो हमारा ग्लास होता है ना, ग्लास ग्लास उसकी 1.5 होती है, ठीक है। और जो वाटर होता है ना, वाटर 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 के लिए 1.33 होता है भाई। और जो एयर होती है, एयर, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है, याद रखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल, ठीक है। आपको बहुत अच्छे सवाल लगे होंगे ये दोस्तों। अगली वीडियो के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक अगर करें, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।